सभी साथियों का एक बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने स्टडी विद ऑनलाइन पोर्टल पर। सभी लोग लाइव एक बार आ जाइए फटाफट। आपकी क्लास जो मॉर्निंग की करंट अफेयर की स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम लोग जो हैं सभी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास है आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिसमें हम लोग 10 प्रश्न अलग अलग क्षेत्रों से चुने हुए आपके सामने डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उन साथियों से मैं आग्रह करता हूं या निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन सभी प्रकार के मिलते रहेंगे। जो भी वीडियो हमारे चैनल पर नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से लाइव आ जाइए फटाफट और सबसे पहले कमेंट करिए कि आपको क्या मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की, जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज ईद का पर्व है, खुशी और पर्व का एक त्योहार है, बहुत ज्यादा सौहार्दपूर्ण त्योहार है आपका, तो सभी के लिए एक बार ईद उल फितर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके साथ ही हम लोग अपने चैनल की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार का है करंट अफेयर का। तो लगभग हर प्रश्न के लिए आपको लगभग 10 से 20 सेकंड का समय दिया जाएगा, यानी 20 सेकंड में आप उसका आंसर देंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल में ही केंद्र सरकार ने हाल में ही केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 जारी किया है। इसके अनुसार इसके लिए दिशा निर्देश कौन तय करेगा? कौन दिशा निर्देश तय करेगा? बताइए। बनाया तो केंद्र सरकार ने है, यानी केंद्र सरकार हो गया, लेकिन दिशा निर्देश कौन तय करेगा? केंद्र सरकार ही तय करेगी, राज्य सरकार तय करेगी, कोर्ट तय करेगा, स्थानीय निकाय तय करेगा, और कोर्ट में भी दो ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा या हाई कोर्ट तय करेगा। ठीक है, तो आंसर बताइए इसका। तो देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्र सरकार ने, किसने? केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023, पशु जन्म नियंत्रण 2023 जारी किया है। इसके लिए जो दिशा निर्देश है वो कौन तैयार करेगा, ये पूछ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण नियम पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 जारी किया है। इसके अनुसार दिशा निर्देश तय कौन करेगा? ठीक है, तो इसके अनुसार जो दिशा निर्देश है तय किए, वो करेगा देश का सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब अगर केंद्र सरकार ने ये नियम बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट, अगर राज्य सरकार ये नियम बनाती तो राज्य में हाई कोर्ट इसका आंसर होता है। अब है क्या, जरा हम इस पर भी बात करते हैं। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। अब कहा गया कि सरकार ने क्या कहा, जानवरों पर जानवरों पर जानवरों की बढ़ती हुई जानवरों की बढ़ती हुई आबादी चिंता का विषय है। चिंता का विषय है। ठीक है, जानवरों की बढ़ती हुई जो जनसंख्या वो है, वो चिंता का विषय है। इसी संदर्भ में कहा गया है कि पशुओं की जनसंख्या को रोकने के लिए
रोकने के लिए इन्हें पकड़कर इसको मैं ऐसे लिखते, थोड़ा सा स्पेस कम है, बड़ा सा आ रहा है। पशुओं की जनसंख्या, जानवरों की बढ़ती हुई आबादी चिंता का विषय है। पशुओं की जनसंख्या को कम करने के, इन्हें पकड़कर बाहर छोड़ना, बाहर छोड़ना और इनकी नसबंदी करना, इनकी नसबंदी करना, ठीक है, नसबंदी करना, ठीक है। आप जानते हैं जैसे मानवों में नसबंदी प्लान होता है, वैसे पशुओं की नसबंदी करना। और विशेषकर जो जानवर हैं यहाँ पर, विशेषकर जो आवारा, आवारा जानवर, जैसे कुत्ता, बंदर आदि, तो ये कुछ विशेष जानवर हैं, इनके आधार पर ऐसा कम करना, ठीक है। तो ऐसा किसने कहा है? कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा कि इनकी बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय है। अब कोर्ट ने ये काम किया, एक नियम बनाया, पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 की, इनकी जनसंख्या को रोकना है, इसी के दिशा निर्देश तय किए सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पशुओं के संरक्षण के लिए एक अधिनियम बना, पशु क्रूरता, पशु क्रूरता निवारण, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बना है, ठीक है। और ये अधिनियम बना, सरकार ने बनाया है आपका, जो पशुओं के जनसंख्या को रोकना, पशुओं की हत्या को रोकना। इसलिए आप पशुओं की जनसंख्या को नहीं कम कर सकते, क्योंकि जितना अधिकार मानवों को है, जितना अधिकार मानवों को है, उतना पशुओं को भी है। और ये अधिनियम भारत सरकार ने 1960 में बनाया था। ये पशुओं के संरक्षण का एक अधिनियम है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 लागू होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपनी सफाई दी। केंद्र सरकार ने अपनी सफाई क्या दी कि हमने ये कानून क्यों बनाया। केंद्र सरकार ने कहा कि, अब देखिए यहां लिखने के लिए जगह नहीं है, मैं आपको एक लाइन में याद रखना हूं। केंद्र सरकार ने क्या कहा? केंद्र सरकार ने कहा जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं एवं संस्थाएं, जो भी सामाजिक व्यक्ति हैं, संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं ने कोर्ट में जनहित याचिका डाली, जनहित याचिकाएं भेजी, जनहित याचिकाएं भेजी। और ये कुछ जनहित याचिकाएं कोर्ट में भी भेजी गई और कुछ जनहित याचिकाएं सरकार के पास भी आई, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों ने ये सिफारिश की कि ये आवारा जानवर उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, उन्हें जीवन यापन करने में दिक्कत पैदा करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, इसलिए इनकी जनसंख्या को रोकना जरूरी है। तो सरकार ने कहा कि लगभग 5 साल में सरकार के पास, भारत सरकार के पास लगभग ऐसे 1000 से ज्यादा मामले आए हैं, 1000 से ज्यादा चिट्ठियां आई हैं, 1000 से ज्यादा लेटर आए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसे जानवरों की संख्या को रोका जाए। इसलिए सरकार इनका बिल्कुल पूरी तरीके से शोषण नहीं कर रही है, बस सरकार इनकी जनसंख्या को कम करने का प्रयास कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा मामला नहीं हो सकता, क्योंकि देश का सर्वोच्च न्यायालय है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई किसी भी व्यक्ति को जीने का पूरा अधिकार है, और व्यक्ति ही नहीं, यहां तक कि जो जानवर हैं उनको भी जीने का पूरा अधिकार है। ऐसी कंडीशन में हम किसी भी जानवर की जनसंख्या को कम नहीं कर सकते। जिस प्रकार से आदमी को, व्यक्ति को, मानव को जीने का अधिकार है, वैसे ही
आपका अधिकार है। किसको? जानवरों को। कोर्ट ने हवाला दिया, जिस तरीके से अनुच्छेद 21 व्यक्ति के जीवन की रक्षा करता है, वैसे ही अनुच्छेद 21 मानव जीवन के अलावा जानवरों पर भी लागू होता है। उनका भी अपना जीवन है, आप उनकी जनसंख्या को घटा नहीं सकते। ये काफी विवादित मुद्दा है। तो जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो सभी सरकार को इस समय घेर रही हैं और उन्होंने घेरने का प्रयास भी किया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि दिशा निर्देश तय किए। अब सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि आपको जल्द ही नियम नए बनाने होंगे और इस संदर्भ में आपको कुछ नियम परिवर्तित करने पड़ेंगे। समझ में आ गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने से केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और कहा है कि आप अपने कानून में कुछ परिवर्तन करें, कुछ संशोधन करें, जिसके आधार पर जिससे ज्यादा से ज्यादा जानवरों की जनसंख्या को रोकने का काम ना किया जाए। सिर्फ इसका एक ऐसा काम किया जाए, एक टेम्परेरी लॉ बनाया जाए, जिससे आवारा पशुओं जो लोगों को परेशान करते हैं उससे उनको रोका जाए। यानी आवारा पशुओं के काम को रोका जाए, उनकी संख्या को रोका जाए, ना कि उनकी जनसंख्या को रोका जाए, क्योंकि जनसंख्या को रोकना कोई परमानेंट उपाय नहीं है। जल्दी से फटाफट आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन है लता दीनानाथ मंगेशकर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये जो पुरस्कार है ये 2023 का पुरस्कार है और कह रहा है कि 2023 में ये पुरस्कार किसे दिया जाएगा? आर डी बर्मन को दिया जाएगा, मोहम्मद रफी को दिया जाएगा, आशा भोसले को दिया जाएगा, किशोर कुमार को दिया जाएगा, मीना खादीकर को दिया जाएगा। बताइए। तो ये पुरस्कार आशा भोसले को दिया जाएगा। ये 2023 का पुरस्कार आशा भोसले। आशा भोसले को यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। और ये आशा भोसले को पुरस्कार मिलेगा मरणोपरांत। मरणोपरांत। ठीक है। ये भी एक गायिका थी। मशहूर या पॉपुलर गायिका थी। अब ये जो पुरस्कार है ये लता मंगेशकर, ये लता मंगेशकर के नाम पर दिया जाता है। लता मंगेशकर के नाम पर दिया जाता है। पहला पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा, जो मंगेशकर फैमिली है, मंगेशकर परिवार है, ये उसकी तरफ से दिया जाता है। ठीक है। मंगेशकर परिवार ट्रस्ट, मंगेशकर परिवार ट्रस्ट। ठीक है। तो मंगेशकर परिवार ट्रस्ट द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। और ये किसके लिए जाता है? याद में, किसकी याद में? लता मंगेशकर। ठीक है। तो लता मंगेशकर की याद में दिया जाता है। हालांकि लता मंगेशकर की मृत्यु अभी हाल में ही हुई है। ठीक है। इनकी मृत्यु 2022 में, फरवरी 2022 में मृत्यु हुई है। ठीक है। जबकि आशा भोसले की बात करें तो आशा भोसले की मृत्यु हो चुकी है 1989 में, 1989 में। ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा कि लता मंगेशकर का नाम तो लता मंगेशकर ही था, इनका सरनेम मंगेशकर था। अब दीनानाथ कौन है? दीनानाथ इनके पिता का नाम है। एक्चुअल में ये अपना, इन्होंने शादी के बाद भी यानी अपना सरनेम चेंज नहीं किया
और इनका क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं वो अपने अपने नाम के आगे अपने पिता का नाम जरूर जोड़ते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, तो सचिन रमेश तेंदुलकर चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो इन्होंने पिता का अपना नाम यूज किया है, पिता का सरनेम भी यूज किया है, लेकिन शादी के बाद इन्होंने अपने पति के नाम को या पति के सरनेम को यूज नहीं किया है, ना तो इन्होंने पति का नाम लिया और ना ही पति का नाम लगाया, ना ही उनका सरनेम लगाया, तो इसलिए वो लता दीनानाथ मंगेशकर नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो दीनानाथ मंगेशकर लता मंगेशकर के पिता थे, और लता मंगेशकर और आशा भोसले ये दोनों सगी बहनें थी। ठीक है, तो आशा भोसले कौन है? आशा भोसले बहन है किसकी? लता मंगेशकर की। तो लता मंगेशकर, लता मंगेशकर की बहन, ये सभी लोग जानते होंगे, कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा इसमें बता दे रहा हूं। ठीक है, ये बहनें बहनें थी। दूसरा, लता मंगेशकर बड़ी थी और आशा भोसले छोटी थी, तो आशा भोसले ने अपना सरनेम चेंज कर लिया, भोसले लगा लिया मंगेशकर से, तो उनका उनका भी नाम पहले आशा मंगेशकर था। ठीक है, तो लता मंगेशकर ने अपना सरनेम चेंज नहीं किया और इन्होंने अपना ना सरनेम चेंज किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो लता मंगेशकर के कारणों से या लता मंगेशकर के कारणों से इनको दिया जाता है। लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों, ये दोनों सगी बहनें थी, दोनों जुड़वा बहनें थी, हालांकि एक बड़ी हैं लता और छोटी आशा हैं, और दोनों गायिका हैं, और इन्होंने फिल्म क्षेत्र के रूप में बहुत सारा काम किया, बहुत से हिंदी फीचर फिल्मों में गाने भी गाए हैं, लेकिन लता की पॉपुलैरिटी आशा से ज्यादा थी। लेकिन लता की मृत्यु अभी हुई है, जो बड़ी थी, आशा भोसले की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी, तो लता मंगेशकर के नाम से ही पुरस्कार दिया जाता है, लता मंगेशकर पुरस्कार, और इसका ट्रस्टी है मंगेशकर परिवार, उसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यह पुरस्कार इस बार 2023 का इनकी ही छोटी बहन को दिया गया है, जिनका नाम है आशा भोसले को। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये सारे पॉइंट आपके लिए याद रखने हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसमें से याद रखना, ये पुरस्कार पहली बार दिया गया था प्रथम पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को यह अवार्ड मिला था। ये पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को मिला था 2014 में। हालांकि जरूरी नहीं कि ये पुरस्कार लता मंगेशकर की याद में जरूर दिया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं जो गायक है उसी को पुरस्कार दिया जाए, किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र के रूप में पुरस्कार ये दिया जा सकता है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये पुरस्कार दिया जाएगा, दरअसल में अभी इसकी डेट भी है, तो ये दिया जाएगा 24 अप्रैल, 24 अप्रैल 2023 को। ठीक है, मुंबई में ये अवार्ड दिया जाएगा, यानी कल ये पुरस्कार दिया जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगला पॉइंट आता है, अगला प्रश्न आपके सामने है, भुगतान सेवा फर्म वर्ल्ड लाइन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर 2022 में डिजिटल भुगतान लेन देन के लिए शीर्ष शहर के रूप में उभरा है? मतलब जिसने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा किया, वो कौन सा शहर है? चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे या नई दिल्ली? बताइए। तो कंपनी का नाम है भुगतान सेवा फर्म। वर्ल्ड लाइन इंडिया की एक रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, तो याद रखना है, यहां भुगतान सेवा फर्म है, यानी भुगतान से संबंधित, भुगतान सेवा से संबंधित है, और वर्ल्ड वाइड इंडिया की एक रिपोर्ट बनाई गई है, वर्ल्ड वाइड इंडिया की एक रिपोर्ट बनाई गई है, जिसके आधार पर कहा गया है, क्या कहा गया कि कौन सा शहर 2022 में, यानी 23 चल रहा है, 22 का आंकड़ा पूछ रहा है, कौन सा शहर 2022 में डिजिटल भुगतान लेन देन में शीर्ष है?
शीर्ष शहर है, ठीक है। अब ये बताना है हमें, ये सारी कहानी मैंने बता दी, अब मैं रैंक आपको देखता हूं यहाँ। तो मैं आंसर आपको बता देता हूं, इसका आंसर है बेंगलुरु। प्रथम स्थान पर है कौन सा? बेंगलुरु शहर है। बैक हो गया, जरा एक बार दोबारा लिखना पड़ेगा। भुगतान सेवा फर्म। दो हजार बाईस में शीर्ष भुगतान वाला शहर। प्रथम स्थान पर। फर्स्ट रैंक पर है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में 65 अरब डॉलर, 65 अरब डॉलर के 2.9, 2.9 करोड़ रुपए के लेन देन हुए, ठीक है। 65 अरब डॉलर के 2.9 करोड़, यानी 2.9 करोड़ लोगों ने लेन देन किया है, ठीक है। फर्स्ट रैंक है। सेकंड स्थान पर यह देश रहा नई दिल्ली। तो दिल्ली का आंकड़ा देख लेते हैं। दिल्ली में 50 अरब डॉलर, 50 अरब डॉलर के लेन देन, लेन देन 1.96, 1.96 करोड़ लोग लेन देन। 50 अरब डॉलर की लेन देन 1.92 करोड़ लोगों ने किए।
तो दूसरे नंबर पर, ठीक है। अब तीसरा मैं एक शहर और बता देता हूं, ठीक है। तृतीय स्थान पर, तीसरे स्थान पर मुंबई है। थर्ड रैंक पे मुंबई। ये टॉप 3 शहर है मुंबई। तो मुंबई में हुआ है, थोड़ा सा पीछे है, 49.5 अरब डॉलर। अरब डॉलर के लेन देन। तो ये जो लेन देन हुए हैं वो हुए हैं, कितने किए हैं, 1.87 करोड़। 1.87 करोड़ लोगों ने। तो ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो 1.87 करोड़, ठीक है। ठीक है, तो ज्यादा अंतर नहीं है। तो पहले नंबर पर बेंगलुरु, दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे नंबर पर मुंबई। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, अब कह रहा है कि एक पोर्टल लॉन्च किया है। साथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप, ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, ये बताना है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, जल्दी से। तो ये लॉन्च किया गया कृषि मंत्रालय द्वारा। ये कृषि से संबंधित है। कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किया केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसानों की समस्याओं को दूर करने तथा कृषि की जानकारी संबंधित है। इसमें ये सारी चीजें, समस्याएं दी गई हैं। आपकी कोई समस्या है, आपको कोई जानकारी लेनी है, वो जानकारी आपको दी जा सकती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो ये था चौथा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। कह रहा कि हाल में ही किस राज्य में थावे उत्सव, किस राज्य में थावे उत्सव का आयोजन किया गया। तो थावे उत्सव
बिहार राज्य में, ये बिहार राज्य में आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? बिहार में। तो आंसर बिहार। ठीक है। अब बिहार राज्य में भी गोपालगंज क्षेत्र में, बिहार में भी पर्टिकुलर गोपालगंज क्षेत्र में ये उत्सव हर साल मनाया जाता है। ठीक है। गोपालगंज क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष ये प्रोग्राम आयोजित हो जाता है। कौन सा? थावे उत्सव। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा अगर पॉइंट की बात करूं तो थावे उत्सव इस बार 15 से 16, 2 दिन, 15 से 16 अप्रैल 2023 को आयोजित होगा। डेट भी है 15 से 16 अप्रैल 2023 को आयोजित होगा। स्थान मैंने पहले बता दिया, गोपालगंज। और इस बार थावे उत्सव का जो संस्करण होगा, एडिशन होगा। ठीक है। तो ये होगा 11वां, तो 11वां संस्करण है। ठीक है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो भी देख लेते हैं। प्रथम बार ये 2012 में आयोजित किया गया था। ठीक है। 2012 में आयोजित किया गया था। ठीक है। और इस कार्यक्रम का इस बार उद्घाटन जो किया है, उद्घाटन तो उद्घाटन किया है तेजस्वी यादव। तो सब लोग परिचित होंगे इनके नाम से, तेजस्वी यादव, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया है 15 तारीख को। 15 तारीख को उद्घाटन किया। 2 दिवसीय कार्यक्रम है थावे उत्सव। 2012 से शुरू हुआ था, इस बार 11वां संस्करण है। हर साल कहा मनाया जाता है? गोपालगंज क्षेत्र में। कौन सा राज्य? बिहार राज्य। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब ये जो कार्यक्रम है इसको ऑर्गेनाइज कराने का काम करता है, याद रखिएगा, इसको ऑर्गेनाइज कराने का काम करता है भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय। तो पर्यटन मंत्रालय इसके लिए काम करता है। उद्देश्य जरूर लिख लीजिए इसको। पर्यटन एवं गोपालगंज में स्थित मंदिरों को बढ़ावा देना, मंदिरों का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये था 5th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। किस बैंक ने भारत का पहला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत का पहला बैंक, भारत का पहला बैंक जिसने वॉइस वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप
लॉन्च किया है। ऐसी कौन सी बैंक है? अभी तक आप समझते थे बायोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे हम आधार कार्ड में बायोमेट्रिक करते हैं तो अपने फिंगर को अटैच करते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपका बायोमेट्रिक जो होगा वो आपकी वॉइस कमांड पर आधारित होगा, मतलब आप अपने वॉइस के आधार पर ही अपने मोबाइल बैंकिंग को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। मतलब आपको अपने मोबाइल में ही मोबाइल एप्लीकेशन के अंतर्गत अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना है। तो आप जब भी किसी भी बैंक का मोबाइल ऐप अगर यूज करते हैं तो किसी भी बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन को या किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन को अगर आप ओपन करेंगे तो उसमें दो तरीके से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं, या तो लॉगिन पिन से, यानी आप एक पिन डालेंगे उसके आधार पर आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद ज्यादातर मोबाइल फोन में एंड्रॉइड वर्जन में फिंगरप्रिंट डिवाइस को एक्टिव कर दिया, तो अपना फिंगरप्रिंट जैसे ही लगाएंगे वैसे ही आपका जो डिवाइस है और एप्लीकेशन है वो अनलॉक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जो इनके अलावा भी, मतलब अगर आप वॉइस कमांड देंगे ओपन करने के लिए कहेंगे तो आपकी वॉइस रिकॉर्ड की जाएगी, और जैसे ही आप ओपन करने के लिए कहेंगे आपका मोबाइल एप्लीकेशन बिना लॉगिन पिन के, बिना ऑथेंटिकेशन से, बिना फिंगर से ही ये केवल बायोमेट्रिक लेगा वॉइस के आधार पर। और ये पहला देश का बैंक बना है, ठीक है। ये कौन सा बैंक है आपके सामने है? HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सिटी यूनियन बैंक, ICICI बैंक, करूर वैश्य बैंक। तो ये आंसर क्या हो सकता है आपका? तो ये आपका आंसर है सिटी यूनियन बैंक, इसका आंसर है सिटी यूनियन बैंक। समझ में आ गया? तो ये और कोई ऐप नहीं है, सिटी यूनियन बैंक है। सिटी यूनियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, ठीक है। तो ये यूजर आईडी, लॉगिन पिन, फेस आईडी, फिंगर डिवाइस, ठीक है। इन सब के बिना काम करेगी, इन सब के बिना काम करेगी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं सिटी यूनियन बैंक की। तो सिटी जो यूनियन बैंक है, पहला पॉइंट याद रखना है, प्राइवेट बैंक है, निजी बैंक है, निजी बैंक है। 1904 में बना, ये 1904 में बना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कुंभकोणम। कुंभकोणम में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना है आपको, ठीक है। कुंभकोणम में इसका हेडक्वार्टर है। दूसरा अगर बात करूं, ये जो टेक्निक है ये भारत का पहला बैंक तो है ही है। तो अभी ये प्रक्रिया केवल मोबाइल बैंकिंग में है, मतलब अभी ये मोबाइल बैंकिंग में ये सर्विस, अभी जो प्रक्रिया है केवल मोबाइल बैंकिंग में है, ठीक है। और नेट बैंकिंग में तैयारी है।
नेट बैंकिंग में तैयारी की जा रही है कि आगे इसे नेट बैंकिंग में भी इंस्टॉल किया जाए, लेकिन केवल केवल इसी बैंक में, ऐसा नहीं किसी अदर बैंक में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसको तैयार किया एक संस्था है जिसके साथ इन्होंने मिलकर काम किया, जिसका नाम है औद्योगिक विकास औद्योगिक विकास एंड बैंक प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्था, ये इसके साथ मिलकर इन्होंने काम किया है और इस संस्था ने इसके लिए वर्क किया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल में ये काम करना चालू कर चुकी है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने सारी चीज आपको बता दी। तो ये था छठा क्वेश्चन आपका। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी भाषा दिवस, चीनी भाषा दिवस 2023 प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है। आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर है 20 अप्रैल। हर साल ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, चीनी भाषा दिवस। और ये चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ये पॉइंट आपको याद रखना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और आप कहेंगे वैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने का क्या कारण है? संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा का आधिकारिक भाषा का दर्जा चीनी भाषा को मिला है। चीनी भाषा को इसको दर्जा मिला है, और ये दर्जा मिला है 1964 से। तो 1964 में या 1964 के आसपास, जब संयुक्त राष्ट्र में, और संयुक्त राष्ट्र में भी ये स्थायी सदस्य है, जिसे वीटो सदस्य देश के रूप में भी देखा जाता है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जो स्थायी सदस्य होते हैं वो 5 होते हैं, जो परमानेंट हैं, जिनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ठीक है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये परमानेंट देश हैं, किसके? वीटो वाले देश हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। इसके तरीके से चीन के अलावा अरबी, फ्रेंच, ठीक है, और आपकी रसियन, यानी कई 5 भाषाएं आधिकारिक भाषाएं। तो जब से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र में इसे मान्यता मिली है, तब से इसे हर साल 1964 से अंतरराष्ट्रीय लेवल पर चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। ये हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
चलिए हम जल्दी से अब चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न आपके सामने इस तरीके से, किस देश ने हाल में ही अपना, देश का नाम है केन्या, मैंने आंसर पहले ही बता दिया, केन्या। मुझे लग रहा कोई मिस्टेक है क्वेश्चन में, अभी मैं देख के बताता हूं आपको। कौन कौन से देश हैं जरा देखते हैं, मैं कुछ ऑप्शंस में दिक्कत लग रही है। घाना है, घाना बिल्कुल है, नाइजीरिया भी है, युगांडा भी है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, वही मैं कह रहा था कि क्या आंसर है। नजनिया कोई देश ही नहीं है, ये गलत टाइप हो गया भाई। इसकी जगह पर यही ऑप्शन है, केन्या। मैं लिख देता हूँ ब्लैक से। ठीक है, और आंसर भी यही है। ठीक है, तो केन्या हाल में ही अपना पहला अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। इसने एक अपना प्लान, अपना पहला मिशन तैयार किया है जिसका नाम है ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी कि ऐसा ग्रह जो पृथ्वी के कार्य से संबंधित है, और इसका नाम दिया गया है ताइफा 1। ताइफा 1 ये लॉन्च किया है। ठीक है, ताइफा 1 लॉन्च किया है। ठीक, किसने लॉन्च किया है? केन्या ने। अब पॉइंट यहां पर क्या है, देश तो मैंने पहले बता दिया। अब ये जो लॉन्च किया है वो किया है 15 अप्रैल को, डेट 15 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया है। 15 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया है। ठीक है, कहा लॉन्च किया है, स्थान सब हो गया। कैलिफोर्निया के वैडनबर्ग वैडनबर्ग
बेस, बैडनबर्ग बेस, यहाँ पर कैलिफोर्निया में एक बेस है जिसका नाम है कैलिफोर्निया की बैडनबर्ग बेस, ठीक है। वहां से इसको लॉन्च किया गया है और ये अमेरिका में है, यूएसए में, यानी ये यूएसए का स्थान है, ठीक है। अब किसके द्वारा लॉन्च किया ये? एलन मास्क की रॉकेट कंपनी, ये कंपनी है एलन मास्क की रॉकेट कंपनी जिसका नाम है स्पेस एक्स। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं कि एलन मास्क की रॉकेट कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। इसी रॉकेट पर, यानी जो स्पेस एक्स है, इसी पर ताइफा 1 लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, इसी पर लॉन्च किया गया। अब कहा गया कि इसको बनाने में समय लगा, समय लगभग 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का समय इसमें लग गया। लागत 50 मिलियन, 50 मिलियन सिलिंग। सिलिंग क्या है? केन्या की मुद्रा। सिलिंग जो केन्या की मुद्रा है उसके अनुसार 50 मिलियन सिलिंग के लगभग जो है वो राशि खर्च हुई है इसको बनाने में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका डिजाइन तैयार किया है इस ताइफा 1 का, ये भी नोट कर लीजिए, डिजाइन तैयार किया है सायरी लैब्स एंड ENDU। इन दो कंपनियों ने इसका डिजाइन तैयार किया है और दोनों ये लैब हैं। एक का नाम सियारी लैब है, एक एनडीयू रोस्ट लैब है, ठीक है। इनने इनका डिजाइन तैयार किया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर इसका किन्ने है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने 9वें प्रश्न की तरफ। भारत का कौन सा शहर, भारत का कौन सा शहर 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा? इंटर कॉन्टिनेंटल कप। इसका मतलब है महाद्वीप के अंदर, अंदर या महाद्वीप वाले, महाद्वीप वाले, महाद्वीप वाले देशों में,
फुटबॉल प्रतियोगिता, ये एक प्रकार की फुटबॉल चैंपियनशिप है या प्रतियोगिता है जो एक ही महाद्वीप या जो भारत जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत है उसके अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिता है। और एक महाद्वीप का मतलब है एशिया। यहां बात हो रही है एशिया महाद्वीप। अरे समझ में आ गया सभी को? ठीक है। और कह रहा है कि ये जो प्रतियोगिता है इसकी मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी करेगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा, यानी भुवनेश्वर में सारे के सारे मैच होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या है? भुवनेश्वर, यानी जबलपुर एमपी, भुवनेश्वर उड़ीसा, अहमदाबाद गुजरात, गुरुग्राम हरियाणा, नई दिल्ली यानी दिल्ली, यहां मेजबानी होगी। ये 9 से 18 जून तक होगा। 9 से लेकर 18 जून। 9 से लेकर 18 जून तक ये प्रतियोगिता होगी। ठीक है, इसमें देशों की संख्या, देश तो ज्यादा देश नहीं है, सिर्फ 4 ही देश है। 4 ही देश इसमें भागीदार है। चार देश की भागीदारी है, जरा देखते हैं कौन कौन से 4 देश हैं। एक तो भारत है, भारत के अलावा इसमें लेबनान, लेबनान छोटा देश है, मंगोलिया, और एक देश है जिसका नाम है बानू आटू। वानुआटू, ठीक है, तो बानुआटू एक शहर है, ये भी इसके अंतर्गत है। 4 देशों में प्रतियोगिता हो रही है भारत के अलावा। और इसकी जो शुरुआत हुई है, इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, वो भी हम जरा देख लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई है 2018 से, और इसकी मेजबानी की थी मुंबई ने, मुंबई ने। ठीक है, ये जो एडिशन है, संस्करण, ये थर्ड, ये इसका तीसरा इवेंट खेला जा रहा है। ठीक है, 2023 में। तो ये मुंबई में पहली बार हुआ, उसके बाद सेकंड, सेकंड संस्करण इसका हुआ है अहमदाबाद में। और थर्ड संस्करण हुआ इसका, थर्ड तो होगा ही होगा 2023 में भुवनेश्वर में, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 हो चुके हैं, तीसरा होने जा रहा है। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न 10वें की तरफ। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, दिक्कत है, तो कमेंट करके आप अपनी समस्या पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये सब चीजें चाहिए तो आप हमारे लाइव टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप नीचे जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको और जानकारी मिल जाएगी और अच्छी पीडीएफ मिल जाएंगी। अब अगला प्रश्न है कि हाल में ही इसरो, इसरो यानी इंडियन
स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब कह रहा है कि इसरो ने अप्रैल 2023 में किस देश के उपग्रह टेलियोस 2 को लॉन्च किया है? किस देश के उपग्रह, जिसका नाम भी दिया है, ये किस ग्रह का उपग्रह है? टेलियोस 2। तो ये उपग्रह है सिंगापुर का। अप्रैल 2023 में सिंगापुर के उपग्रह या सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसका नाम है TELEOS 2। ठीक है, इसे हिंदी में हम लिख सकते हैं, हालांकि हिंदी तो कुछ होगी नहीं, सिर्फ शब्दों में लिख सकते हैं, टेलीओस। टेलीलेस ओ, ठीक है, 2। तो टेलीलेस 2 है, जिसको सिंगापुर का है ये, इसको सैटेलाइट या उपग्रह को लॉन्च किया है भारत सरकार की संस्था इसरो ने। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसरो के बारे में बता देता हूं, स्पेशली इसरो के बारे में बता देता हूं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। पंद्रह अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। अब इसकी जो लॉन्च डेट है, इसकी मिनट, जो लॉन्च डेट है वो है अप्रैल में भी, यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं, वो है 22 अप्रैल, यानी ये आज ही लॉन्च होगा। आज 22 अप्रैल है, तो आज ये लॉन्च किया जाएगा, 22 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया जाएगा। बताया जाता है इस का वजन, इसका जो वेट है वो लगभग जो है वो 50.50 kg, वो सॉरी मैं गलत हो गया, 750 kg, 750 किलो के आसपास हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर, लिख सकते हैं ये बैंगलोर में है। ठीक है, ये इसरो के बारे में मैंने कुछ पॉइंट बताया। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है क्या, कि हाल में ही इसरो ने, यानी इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसरो ने जो 15 अगस्त 1969 को बना, मुख्यालय बैंगलोर में, इसने डेट है 23 अप्रैल 2023, जो आज की है, ये इसने एक उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया। किसका, किस देश का है? सिंगापुर का है, वजन 750 है, जिसका नाम है टेलीलेस O2। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न था, आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिन लोगों ने, तो भाई चैनल अपना सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए ऐसे ही यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियो स्टडी वेब ऑनलाइन पोर्टल पर मिलते रहेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जो बगल में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए,
आज्ञा दीजिए, इसके कुछ समय के बाद ही हम लोग एक बार पुनः लाइव आएंगे और ज्योग्राफी का वीडियो जो है वो आपका थ्योरेटिकल आपका अपलोड होगा। हालांकि आज पीपीटी वाला यानी एमसीक्यू नहीं हो पाएगा, लेकिन आज आपका खासकर जो है वो थ्योरेटिकल क्लास होगा और इसमें मैं भारत के भौतिक प्रदेश वाले टॉपिक को फिनिश करूंगा। तो जल्दी से लाइव एक बार जरूर आइएगा। अभी के लिए आप आज्ञा चाहता हूँ, पानी वानी पी लीजिए, फ्रेश हो लीजिए, 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम दोबारा आएंगे लाइव। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।